अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 1 सिविल प्रोसीजर कोड। इसको हम रूल वाइज देखेंगे। तो ये ऑर्डर 1 जो है वो पार्टीज़ टू सूट के बारे में है कि एक सिविल मुकदमा में कौन कौन से लोग जो हैं वो पार्टी बन सकते हैं, या किन लोगों को जो है वो प्लेंटिफ के तौर पे पार्टी बनाया जा सकता है, और किन लोगों को जो है वो डिफेंडेंट के तौर पे पार्टी बनाया जा सकता है। या अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो तो फिर क्या होगा, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी। इनको हम रूल वाइज देखते हैं। तो इसका जो पहला रूल है वो कहता है हु मे बी जॉइंड एज ए प्लेंटिफ, के प्लेंटिफ के तौर पे जो है वो कौन लोग हैं जो प्लेंटिफ बन सकते हैं, प्लेंटिफ के तौर पे फ्रीक बन के मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो रूल 1 कहता है जी, ऑल पर्सनस में बी ज्वाइंड इन वन सूट एज ए प्लेंटिफ इन होम एंड द राइट to relief in respect of or transaction or series of act or transaction is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, where if such person brought separate suit any common question of law or fact would arise. रूल 1 कहता है कि वो तमाम लोग जो किसी जायदाद में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट है, बेशक वो किसी पार्ट में है, कोई छोटा क्लेम है उनका, या वो किसी होल क्लेम में कोई इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो तमाम लोग जो हैं वो प्लेंटिफ के तौर पे फ्रीक बन के एक मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर कोई एक माँ है, उसने खुला का दावा दायर किया है, साथ में उसने अपनी मेंटेनेंस जो है वो क्लेम की है, अपने बच्चों का जो खर्चा नानो नफ़का है वो क्लेम किया है, तो बेशक वो बच्चों की गार्डियन भी है, फिर भी उस पे लाजिम है कि वो बच्चों को जो है पार्टी बनाए, बच्चों को एज ए प्लेंटिफ के तौर पे उस मुकदमा में फ़रीक बनाए, तो फिर ही जो कोर्ट है उसको कंसीडर करेगी। इसका रूल 2 है जी, वो कहता है पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। ये क्या कहता है जी? रूल 2 कहता है वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट any joinder of plaintiffs may embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiffs to their election or order separate trial or मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट। रूल 2 कहता है कि कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो सेपरेट ट्रायल के लिए भी प्लेंटिफ को जो है, अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं उसमें मुकदमे में, तो वो उन प्लेंटिफ्स को सेपरेट ट्रायल के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं, एक है, एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, 10 हैं, वो जॉइंटली एक मुकदमा जो है वो सिविल कोर्ट में ले आते हैं, और जो अदालत है, कोर्ट है, वो कहती है कि ये तो बहुत तवील हो जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा ये मुकदमा, आपका इशू और है, तो आप ग्रुपिंग करके सेपरेट सूट्स में आ जाएं, सेपरेट ट्रायल में आ जाएं। तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो जॉइंटली इन्होंने मुकदमा दायर किया है, केस फाइल किया है, ये डिले करेगा प्रोसीडिंग को, तो फिर जो कोर्ट है उसके पास इख्तियार है कि वो सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कर सकती है। आगे रूल 3 है, ये कहता है हुम मे बी जॉइंड एज ए डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट के तौर पे जो है वो कौन कौन लोग हैं जिनको डिफेंडेंट के तौर पे फ्री के मुकदमा बनाया जा सकता है। तो ये क्या कहता है जी, all person may be joined as a defendant against whom and the right to relief in respect of or arising out the same act or transaction or series of act or transactions is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternatively, where if separate suit were brought against such person any common question of law or fact would arise। कि वो तमाम लोग जो जिनके खिलाफ प्लेंटिफ जो है वो इंटरेस्ट रखता है, उनको डिफेंडेंट के तौर पे फ्री के मुकदमा बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने एक मुकदमा फ़ाइल करना है किसी नसीम के ख़िलाफ़ कि जो मेरी जायदाद पे नाजायज़ काबिज़ है और वो ख़ुद को जो है मालिक करार दे रहा है कि ये जायदाद तो मुझसे बिलोंग करती है, मैं इसका मालिक हूँ, तो फिर अब क्या होगा? अब मैंने सिर्फ़ वो उस नसीम के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा नहीं कर देना, मुझे तहसीलदार को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, मुझे उस रजिस्ट्रार को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, पटवारी को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, उन तमाम लोगों को मैं डिफेंडेंट के तौर पे लूँगा। आगे रूल 4 है, रूल 4 क्या कहता है जी? कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज़। ये सिंपल सा है जी, ये कहता है कि जो कोर्ट है
उसके पास इख्तियार है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो जितने प्लेंटिफ्स उसमें हैं मुकदमे में उन सबको रिलीफ दे दे, या जितने डिफेंडेंट हैं उन सब के ख़िलाफ़ वो डिग्री जारी कर दे। ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई 5 प्लेंटिफ हैं तो उन 2 को रिलीफ दे देगी कोर्ट, बाकी जो 3 हैं उनको नहीं मिलेगा। अगर 5 ही डिफेंडेंट हैं तो एक के ख़िलाफ़ डिग्री जारी होगी, बाकियों के ख़िलाफ़ नहीं होगी, या एक के ख़िलाफ़ जो है वो डिग्री जारी होगी, या बाकी जो 2 हैं उनके ख़िलाफ़ पार्शल डिग्री है। तो ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेंटिफ ने रिलीफ क्लेम किया है वो तमाम प्लेंटिफ्स को दिया जाए या तमाम डिफेंडेंट्स के ख़िलाफ़ उस डिग्री को जारी कर दिया जाए। आगे रूल 5 है जी, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। तो रूल 5 कहता है जी, इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम। वही बात कि कोई ऐसा जो क्लेम किया गया है डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम जो डिफेंडेंट हैं वो उस जो रिलीफ क्लेम किया गया है उनके ख़िलाफ़ वो तमाम तर डिफेंडेंट उस होल रिलीफ में जो हैं वो इंटरेस्टेड हों। वो ऐसा हो सकता है कि उसमें एक डिफेंडेंट जो है वो इंटरेस्ट उसके ख़िलाफ़ वो क्लेम किया जा सकता है, बाकी जो हैं वो उनके उसके साथ लिंक्ड हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिफेंडेंट हैं तमाम तर डिफेंडेंट, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट उस मुकदमे में हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो डिफेंडेंट हैं वो उस तमाम रिलीफ जो उनके ख़िलाफ़ क्लेम किया गया उस तमाम में इंटरेस्टेड हो। आगे रूल 6 है जी, जॉइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। ये कहता है जी, द प्लेंटिफ में एट हिज option joined as same suit or any of the persons severely liable on any one contract including exchange hundies or promissory note। कि अगर किसी प्लेंटिफ ने एक ही कॉन्ट्रैक्ट में किसी बहुत से लोगों को, 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को कोई चीज़ सेल की है, बांटी है किसी एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर वो चाहे तो उनको अलग-अलग से या एक ही मुकदमे में डिफेंडेंट के तौर पे वो उनको फ़रीक़ मुकदमा बना के तो उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दायर कर सकता है। आगे रूल 7 है जी, ये क्या कहता है? रूल 7 कहता है जी, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress इज़ टू बी sought, where the plaintiff is in doubt as to the person from whom he is entitled to obtain redress, he may join 2 or more defendants in order that the question as to which of the defendant is liable and to what extent may be determined as between all parties। ये कहता है कि जहाँ पे प्लेंटिफ को इस बात की समझ ना लगे कि मैं अब किस बंदे के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दायर करूँ, मैं किसको डिफेंडेंट के तौर पे जो है लूँ अपने मुकदमे में, तो फिर जो है वो जिस जिस बंदे को समझता है कि ये डिफेंडेंट मेरा हो सकता है, इनके ख़िलाफ़ मैं मुकदमा दायर कर सकता हूँ, तो उन सब को वो डिफेंडेंट के तौर पे जो है अपने मुकदमा में, अपने केस में फ़रीक बनाए। तो फिर जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी उसमें नेसेसरी पार्टी कौन सी है, इम्प्रॉपर कौन सी है, किस किस बंदे को जो है डिफेंडेंट के तौर पे रखना चाहिए, किसको रिलीज़ कर देना चाहिए। आगे रूल 8 है। रूल 8 कहता है जी कि 1 पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। रूल 8 सब रूल 1 कहता है जी, वेयर देर आर न्यूमरस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, one or more of such person may with the permission of the court sue or be sued or may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested, but the court shall in case give a plaintiff's expense notice of the institution of the suit to all such person either by personal service or where from the number of person or any other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement as the court in each case may direct। रूल 8 सब रूल 1 कहता है कि अगर एक से ज़्यादा जो बंदे हैं वो प्लेंटिफ हैं या वो डिफेंडेंट हैं, तो उनमें से एक या 2 जितने भी लोग चाहें वो तमाम तर लोगों के बिहाफ पे, अगर प्लेंटिफ है तो वो, अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है तो एक प्लेंटिफ उनमें से बाकी तमाम प्लेंटिफ्स के बिहाफ पे जो है वो आगे प्रोसीडिंग को लेके जा सकता है। इसी तरह अगर डिफेंडेंट है तो फिर डिफेंडेंट जो है वो तमाम तर डिफेंडेंट्स को हाजिर आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि क्रिमिनल केसेस में होता है कि तमाम तर लोगों को इन पर्सन पेश होना पड़ता है।
तो सिविल केसेस में ऐसा नहीं है। तो अगर डिफेंडेंट एक से ज़्यादा हैं तो फिर उनमें से कोई एक शख्स जो है वो अथॉरिटी लेके तमाम तर डिफेंडेंट के बिहाफ पे आगे प्रोसीडिंग्स को लेके जा सकता है। आगे रूल 9 है जी। रूल 9 क्या कहता है? मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। अब मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ये होता क्या है? मिस जॉइंडर ऐसा बंदा कोई कि अगर हमने किसी गलत बंदे को पार्टी बना लिया कि जो वो जिसको डिफेंडेंट होना ही नहीं चाहिए था, हमें पता ही नहीं था। मिसाल के तौर पे हमने किसी बंदे से ज़मीन ख़रीदी है, कल को हमें पता चलता है ये तो मालिक ही नहीं था, ये तो रिप्रेजेंटेटिव था। तो हमने ऐसे बंदे को पार्टी बना लिया कि जिसको कानूनी तौर पे जिसको जो है हमें डिफेंडेंट लेना नहीं चाहिए था, गलत बंदे को हमने पार्टी बना लिया। एंड नॉन जॉइंडर के अगर कोई नेसेसरी पार्टी था उस मुकदमे में, उसको हमने पार्टी बनाया ही नहीं, तो फिर क्या होगा? नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टी एंड द कोर्ट may in the matter in controversy so far as regard the rights and interest of the party actually before it। ये कहता है कि अगर मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर का क्वेश्चन अराइज होगा तो ये जो है ये क्वेश्चन जो सूट की प्रोसीडिंग्स होंगी उसको डिफीट नहीं करेगा। जो लोग उस वक्त कोर्ट के सामने होंगे उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ही आगे प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल जाएंगी। अब आगे रूल 10 है। रूल 10 क्या कहता है जी? सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। ये असल में ये जो है सिविल प्रैक्टिस में ये बहुत मशहूर है 110 की एप्लीकेशन। ये क्या होती है, मैं आके क्या कहते हैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Where a suit has been instituted in the name of the wrong person as a plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute, so to do, order any other person to be substituted or added as a plaintiff upon such term as the court थिंग्स जस्ट। अब ये 110 की जो एप्लीकेशन होती है, ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 1 क्या कहता है? ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसको हमने पार्टी नहीं बनाया, या अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कि जो हमें पता चलता है कि ये जी ऐसा ऐसा हम किसी ऐसी प्रॉपर्टी में कोई हमारा इंटरेस्ट है जिसके खिलाफ जो है जिसकी बाबत कोई प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही हैं और हमें उस केस में जो है पार्टी नहीं बनाया गया, तो फिर जो है 110 की एप्लीकेशन दे के उसमें हम फ्री के मुकदमा बन सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे भी देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने एक ज़मीन ख़रीदी किसी ए से, तो कल को मुझे पता चलता है कि ये तो बंदा जो है था ही नहीं मालिक, ये तो एंटाइटल्ड ही नहीं था इस प्रॉपर्टी का, ये तो इसको सेल कर ही नहीं सकता था, ये तो किसी का रिप्रेजेंटेटिव था, मालिक तो कोई और बंदा है। तो फिर मैं 110 की एप्लीकेशन दे के कोर्ट को कहूँगा कि ये जी ये जो बंदा है इसको रिप्लेस कर दें, फ़लाँ असल मालिक है इस ज़मीन का, तो उसको पार्टी बनाया जाए। तो मैं 110 की एप्लीकेशन दे के उस बंदे को पार्टी बना दूँगा। आगे जो है रूल 11 क्या कहता है जी? रूल 11 कहता है कंडक्ट ऑफ सूट। कंडक्ट ऑफ सूट क्या है? इसमें लाहौर हाई कोर्ट अमेंडमेंट है, मैं पढ़ देता हूँ। द कोर्ट शैल एट द टाइम of framing of the issue give the conduct of the suit to such party as it deemed proper for the expedient adjudication of the suit। ये कहता है रूल 11 कहता है कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होगी तो जो कोर्ट है वो कंडक्ट ऑफ द सूट देगी पार्टी को, किसी भी फरीक को, वो कि किस बंदे ने जो है वो अपने गवाह लेके आने हैं, किसने कौन सा डॉक्यूमेंट पेश करना है, किसने कितने कौन कौन से विटनेसेस जो हैं वो पेश करने हैं। तो इसका रूल 12 क्या कहता है जी? अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर। ये कहता है वेयर देर आर मोर प्लेंटिफ देन वन, एनी वन और मोर ऑफ देम मे बी अथॉराइज्ड बाय एनी अदर ऑफ देम टू अपीयर, प्लीड और एक्ट for such other in any proceedings, and in like manner where there are more defendants
then anyone or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceedings। ये कहता है वही सेम बात जो मैंने कि अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो फिर जो है, अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं तो उन तमाम तर प्लेंटिफ्स के बिहाफ पे कोई एक बंदा जो है वो आगे प्रोसीडिंग्स को लेके जा सकता है। इसी तरह अगर डिफेंडेंट एक से ज़्यादा हैं तो उन तमाम तर डिफेंडेंट्स के बिहाफ पे कोई एक बंदा जो है उनके बिहाफ पे प्रोसीडिंग्स को आगे लेके जा सकता है। आगे इसका सब रूल 2 है, वो क्या कहता है, दी अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी गिविंग इट एंड शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट। अब जो ये अथॉरिटी होगी प्लेंटिफ्स के बिहाफ पे जो बंदा पेश हो रहा है, तो जो प्लेंटिफ्स नहीं पेश हो रहा है, जो उसको अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं, तो उसको रिटर्न में जो है अथॉरिटी देंगे। इसी तरह डिफेंडेंट्स भी जो हैं जो अपना नुमाइंदा मुंतखब कर रहे हैं अपने बिहाफ पे, तो वो भी उसको रिटर्न में जो है अथॉरिटी देंगे। अब अथॉरिटी क्या होगी, मुख्तारनामा ही होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। आगे इसका आखिरी रूल है जी 13। ये क्या कहता है, ये कहता है जी ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर। All objections on the ground of non-joinder or misjoinder of the party shall be taken at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, unless the ground of objection has subsequently arisen, and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। रूल 13 कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है मिस जॉइंडर का या नॉन जॉइंडर का, तो वो आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेना है। ये ज़्यादातर मिस जॉइंडर में होता है कि आपने जो मिस जॉइंडर का ऑब्जेक्शन है वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेना। जो नॉन जॉइंडर का ऑब्जेक्शन है ये जब आपको पता चलेगा तब अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे, कि जब आपको इस बात का इल्म होता है तब आपने जो है वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेना है। तो अगर लेटर स्टेज पे आप जाके नॉन जॉइंडर का या मिस जॉइंडर का ऑब्जेक्शन लेते हैं तो और कोर्ट जो है कहती है कि आपको तो पहले से पता था, अगर आपको पता भी है और आपने ऑब्जेक्शन इसका नहीं लिया इस चीज़ का, मिस जॉइंडर का या नॉन जॉइंडर का, और लेटर स्टेज पे जाके आप इस बात का ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, तो कोर्ट कहती है आपको तो भाई पता था इस बात का, तो फिर आपने उस वक्त एप्लीकेशन क्यों नहीं दी, उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन राइज क्यों नहीं किया। तो अगर किसी सूरत में कोर्ट आपकी एप्लीकेशन जो है नॉन जॉइंडर की या मिस जॉइंडर की जो है वो रिजेक्ट करती है, तो इसके बाद आपके पास रेमेडी है कि आप अपर फॉरम पे जाके रिवीजन फाइल करके जो है अपर फॉरम से डायरेक्शन ले कि लोअर कोर्ट को कह सकते हैं कि ये जी हमें बतौर फ्री के मुकदमा के तौर पे हमें सुना जाए। तो ये ऑर्डर 1 था हमारा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। ऑर्डर 1 जो था हमारा पार्टीज टू सूट के बारे में था कि ये कौन कौन से लोग जो हैं वो मुकदमा में फ़रीक बन सकते हैं, प्लेंटिफ के तौर पे कौन बंदा पेश हो सकता है, और डिफेंडेंट के तौर पे जो है वो कौन से बंदे जो हैं वो पेश हो सकते हैं। कितने डिफेंडेंट अगर हों तो अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हों तो फिर क्या होगा, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हों तो फिर क्या होगा, अगर कोई ऐसा बंदा जो गलत तौर पे फ्री के मुकदमा बना लिया गया है अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, या अगर कोई ऐसा बंदा जो नेसेसरी पार्टी था उसको फ्री के मुकदमा नहीं बनाया गया तो फिर क्या होगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।